हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस विषय के बारे में पढ़ा रहा हूं और उसमें अभी तक हमने सिर्फ विज्ञान के सिलेबस के बारे में जाना है और अब हम सिलेबस जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करेंगे और उसमें हमें आज पहला अध्याय पढ़ना है। तो पहला अध्याय पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी शिक्षु या जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें और इसके पहले और भी इस चैनल पे कंप्यूटर की, मैथ की, हिंदी की वीडियो पड़ी हैं, आप उसे भी देखें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और इस वीडियो में आज हम चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें आज हमें दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में जानना है कि दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो आप सभी को पता है, मतलब आप सभी कुछ ना कुछ जानते ही होंगे कि साइंस हमारी कैसे मदद कर रहा है आज के टाइम में, हमारी दिन प्रतिदिन के कार्यों में किस तरीके से विज्ञान हमें मदद कर रहा है। तो चलिए उसमें देखते हैं हमारा पहला हेडिंग क्या है। तो ये देखिए, हमारा पहला हेडिंग है आधुनिक जीवन में विज्ञान। आधुनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, साइंस इन मॉडर्न लाइफ। तो आप सभी को पता है कि विज्ञान हर क्षेत्र में मदद करता है। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आज के युग में विज्ञान का महत्व हर क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा हो, मनोरंजन हो, कृषि हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो। वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो शिक्षा से अछूता रहा हो, मतलब विज्ञान से अछूता रहा हो। तो विज्ञान जो है वो हर क्षेत्र में मदद करता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। आज के समय में आधुनिक युग को विज्ञान का युग भी कहा जाता है। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आधुनिक युग को विज्ञान का युग भी कहा जाता है, मतलब आज के टाइम को, मॉडर्न लाइफ को विज्ञान का लाइफ भी कह सकते हैं। तो यही है कि आधुनिक युग में, आधुनिक जीवन में हमें किस तरीके से मदद करता है विज्ञान, उसके बारे में हमें जानना है। तो यही है कि विज्ञान हमें परिवहन में, मनोरंजन में, संचार में हर तरीके से मदद करता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा हेडिंग क्या है, दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व। जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो ये है कि दैनिक जीवन के किन विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान हमारी मदद करता है। तो देखिए महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न है। देखिए पहला है परिवहन, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है संचार, चौथा है कृषि, चिकित्सा, उद्योग, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, दूरस्थ शिक्षा, आधुनिक ईंधन। मतलब जो विज्ञान है वो हमें परिवहन में भी मदद करता है, मनोरंजन में भी मदद करता है, संचार में भी मदद करता है। परिवहन में कैसे मदद करता है, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसमें आप टिकट बुक करते हैं और आपको जहाँ घूमने जाना होता है आप वहाँ जाकर घूम कर आते हैं। तो ये विज्ञान की ही मदद से है कि ट्रेनें चल रही हैं और हम ऑनलाइन टिकट बुक कर ले रहे हैं और आसानी से जहाँ हमें जाना है वहाँ जाकर घूम आ रहे हैं। फिर मनोरंजन है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे है, तो जैसे कि आप जो भी देखते हैं सिनेमा घरों में नए नए तरीके से एनिमेशन के थ्रू हमें कार्टून दिखाए जाते हैं या मूवी दिखाई जाती है, तो ये सब विज्ञान की सहायता से ही बन रहा है। जैसा संचार हो गया, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टेलीफोन है आज के टाइम में, स्मार्टफोन है, कई सारे ऐप हैं जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं। ये सब विज्ञान के थ्रू ही पॉसिबल हो चुका है कि हम घर बैठे ही हर चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं। ये विज्ञान का ही महत्व है। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में भी है कि कब बरसात होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें विज्ञान के थ्रू ही पता चलती हैं। उसके बाद चिकित्सा है, चिकित्सा में भी आप जानते हैं ईसीजी मशीन या फिर और तरीके का, हर तरीके का रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब विज्ञान के थ्रू ही होता है। फिर इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, नए नए मशीन आते हैं, ये सब आईसीटी के थ्रू आते हैं, नए नए मशीन आएंगे, वो विज्ञान के थ्रू पूरी तरीके से मदद करेंगे और नए नए चीज़ों का हम निर्माण करेंगे। मत्स्य पालन का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मत्स्य पालन क्या है। मत्स्य पालन वही है जिसमें हम कोई भी चीज़ को पशुपालन करते हैं, जैसे सुअर पालना, बत्तख पालना, इन सब चीज़ों के बारे में हम मत्स्य पालन में पढ़ेंगे। फिर कुक्कुट पालन है जिसमें हम बत्तख हुआ
और उसके बाद इसी के साथ मुर्गी हुआ, कबूतर हुआ, इन सब चीज़ों को पालते हैं। उसके बारे में विज्ञान कैसे उसमें मदद करता है। फिर दूरस्थ शिक्षा, आप दूर से कैसे, मतलब आप एक रूम में बैठे हैं और आपको कोई कहीं से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे पढ़ाता है, तो वो आप स्मार्टफोन के थ्रू पढ़ते हैं या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों में विज्ञान मदद करता है आपकी। स्मार्टफोन के थ्रू पढ़ेंगे, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे, किसी ऐप के थ्रू पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ एक विज्ञान के थ्रू ही पॉसिबल है। और ICT टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको ये से प्रौद्योगिकी की जो इंग्लिश होती है वो टेक्नोलॉजी होता है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। फिर आधुनिक ईंधन क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है, तो इसमें आधुनिक ईंधन में किस तरीके से विज्ञान मदद करता है हमें उसके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हमारा क्या होगा। इसके बाद देखिए कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या योगदान दिया है उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा कि भारत देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है। भारत में कृषि हिंदू घाटी सभ्यता के दौर से ही जानी जाती है, मतलब कि जो भारत में कृषि है वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही चली आ रही है। फिर कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी माना गया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जो कि कृषि है, जो कि अब जो भी हम उत्पाद करते हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब हम बाहर के देशों से उनको हर एक चीज़ देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, उसकी वृद्धि में मदद करता है। तो इसीलिए हम इसको कृषि को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मतलब आज के टाइम में जब हम जिस तरीके से जितना मॉडर्न टाइम होता चला जा रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि नए नए प्रयोग किए जाते हैं, नए नए तकनीकी, नई नई मशीनों के थ्रू। तो इस सब चीज़ों के वैज्ञानिक कई सारे आविष्कार कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें कृषि में उपज प्राप्त हो रहा है। इसके बाद देखते हैं वर्ष 1965-66 में भारत द्वारा नई कृषि रणनीति को लागू किया गया, जो कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी की समावेश पर टिका है। मतलब सन 1965-66 में नई कृषि रणनीति भारतीय सरकार द्वारा लागू किया गया था, जो कृषि के क्षेत्र में जिसके वजह से नए अच्छे से ज़्यादा उत्पाद हुआ और नए नए तरीक़ों से कृषि को आगे बढ़ाया गया। तो ये है कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान कैसे महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, इसके बारे में पता चला। फिर उसके बाद देखते हैं हरित क्रांति से अभिप्राय। अब हरित क्रांति आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हरित क्रांति कृषि में होता है, तो उसका क्या अभिप्राय है हमें उसके बारे में जानना है। ये हरित क्रांति क्या है हमें उसके बारे में जानना है कि हरित क्रांति क्या है। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीतियों को अपनाने के कारण हुई। तो मतलब हरित क्रांति हम उसको कह सकते हैं जैसे कि ये जो नई नीति का प्रयोग, जब हमें नई नीति मिला और उसके प्रयोग के बाद जो भी कृषि में अधिक उपज, मतलब भारी मात्रा में वृद्धि हुई, उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। मतलब हरित क्रांति वही है कि कृषि का कैसे विस्तार हुआ, कैसे अधिक वृद्धि हुई, उसमें किस तरीके से नए नए उपज को और अधिक बढ़ाया गया, जैसे गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, इन सब चीज़ों को कैसे इसका उत्पाद बृहद रूप में किया गया, यही हरित क्रांति के थ्रू हुआ। जब उसकी नई नीतियाँ लाई गई और उसका प्रयोग करके जब हमने वृद्धि को बढ़ाया, किसी भी चीज़ के उत्पादन को बढ़ाया, तो वही हरित क्रांति है। तो हरित क्रांति का जन्म, मतलब हरित क्रांति का नया हरित क्रांति का नया दौर सन 1960 के बाद आया। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हरित क्रांति का जो नया दौर है वो 1960 के बाद आया। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो हरित क्रांति के जनक देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है कि हरित क्रांति के जनक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा कि हरित क्रांति के जनक नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये तो हैं जो विश्व रूप में इनको जाना जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अब आप इसके बाद देखिए नीचे आइए, यहाँ पे देखिए
कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व में पूछेगा तो आप नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को लगा देंगे। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है जीएस डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। ठीक है, तो ये रहा कुछ हरित क्रांति के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि हरित क्रांति मैंने आपको जो बताया वो आप समझे होंगे, और अगर आपसे एग्जाम में हरित क्रांति के बारे में पूछता है तो आप उसको आसानी से बता देंगे, उसके जनक के बारे में बता देंगे। अगर पूरे विश्व की बात करें तो उसके बारे में बताता है, भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो वो भी आप बता देंगे। ठीक।